अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि संस्कृति से क्या आशय है, संस्कृति को स्पष्ट कीजिए, संस्कृति का अर्थ बताइए और संस्कृति को समझाइए, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो समाज का सुशिक्षित और प्रतीकात्मक पहलू जिसमें भाषा, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि शामिल होते हैं, जिनका संचारण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। मतलब कि समाज में जो कि चीज़ अच्छी है और बुरी है, जो चीज़ समझाने योग्य है या जो चीज़ हम लोग बहुत ही काल से समझते आ रहे हैं, पुरान काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, यानी कि बहुत वर्तमान समय में अनंत काल से हम लोग उसी चीज़ का पालन कर रहे हैं और उसी रीति रिवाज, परंपराओं पे आदि शामिल होते रहते हैं। जो भी रीति रिवाज हमारे पूर्वज करते थे उन सब चीज़ों को आज भी हम करते हैं, जिसका संचारण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, मतलब कि वर्षों से करते चले आ रहे हैं, उसी को ही संस्कृति कहते हैं। ये हो गई एक संस्कृति की पहचान। अगर बात करते हैं कि वर्ग से आप क्या समझते हैं, वर्ग क्या होता है, वर्ग का अर्थ क्या है, वर्ग का क्या आशय है, वर्ग को स्पष्ट कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम लोग लिख सकते हैं समाज के ऐसे लोगों का समूह जिसमें एक ही प्रकार के सामाजिक आर्थिक, यानी देखिए ध्यान से समझिए, समाज के ऐसे लोगों का समूह जो एक ही प्रकार के सामाजिक और आर्थिक स्तर का संबंध है, मतलब एक ही प्रकार के लोग हैं। और जैसे कि कार्यशील वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और इत्यादि, इसमें भी देखिए 3 प्रकार के वर्ग पाए गए, कार्यशील वर्ग और उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और एक और होता है निम्न वर्ग भी होता है। इसमें लोगों का विभाजन विभिन्न विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समूह के आधार पर किया जाता है, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग समाज और आर्थिक समूह को देखकर इसमें वर्ग का चयन किया जाता है, तो इसे वर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज सुधारकों का नाम लिखिए। अगर जैसे क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में कौन कौन ऐसे महापुरुष थे या थे जिन्होंने सुधारने का प्रयत्न किया या कोशिश की या वो कौन थे, इस तरह से नाम अगर आता है तो आपको लिखना होगा कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान समाज सुधारण आंदोलन के प्रमुख नेता थे। कौन थे ये लोग? नेता थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, पहली बात ध्यान रखिएगा कि राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, इत्यादि लोग थे। अर्थात इन लोगों का ही वर्णन किया गया है और बहुत से लोग भी थे इसमें। अब बात करते हैं लघु के क्वेश्चन में, जैसे कि हमारा क्वेश्चन आता है राष्ट्रवाद किस प्रकार हुआ। अब राष्ट्रवाद क्या होता है तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद का जन्म जाति के परिमाण स्वरूप हुआ। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद का जन्म जातिवाद के कारण हुआ। तो जातिवाद मतलब जब जाति में भेदभाव पैदा हुई तभी राष्ट्रवाद का ही जन्म हुआ। और राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसको मानने वाले लोगों का विश्वास है कि लोगों का एक निश्चित समूह हो और जाति और संस्कृति के आधार पर एक विशेष समूह हो। मतलब कि यहाँ पर देखिए बात हो रही है कि अगर मतलब राष्ट्रवाद को जो मानते हैं उनका ये भी मानना है कि यहाँ एक जातिवाद भी होनी चाहिए जिसमें समूह अपना मतलब एक ही जाति के लोग समूह रखें, उसी को यही जातिवाद कहते हैं। अब वहीं पर बात करते हैं कि अपनी जाति और प्रखट रूप से राष्ट्रवाद में विकसित करने का अधिकार है, मतलब हर लोग को अपनी अपनी जाति के समूह के साथ रहने का एक राष्ट्रीय में विकसित करने के लिए अधिकार प्राप्त है। अब जिस तरह से क्वेश्चन तो हो गए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन आया उपनिवेशवाद से आपका क्या आशय है, उपनिवेशवाद को स्पष्ट कीजिए, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, उपनिवेशवाद को समझाइए। इस तरह से अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होगा, आपको सीधा कुछ नहीं करना है, बस जैसे ही इसमें नोट में लिखा है उसी को समझना है बस। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी समूह एवं शक्ति राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को पूर्ण करने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति का बल और उपभोग करना। हालांकि मानिए देखिए इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्र के हित में और शक्ति के बल पर उपभोग करना ही उपनिवेशवाद का अर्थ है। अब चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया कि ग्रामीण एवं नगरीय समाज में क्या अंतर है। ग्रामीण मतलब जानते ही हैं गांव और नगरीय मतलब होता है शहर। तो इसमें पूछा गया है अंतर। अब आपको अंतर स्पष्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसमें ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग कि ग्रामीण समाज और नगरीय समाज निम्न अंतर हैं, मतलब निम्न अंतर पाए जाते हैं। निम्न अंतर देखने को मिलता
तथा निम्न अंतर हो सकते हैं। इस तरह से आपको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें सिर्फ 2 ही अंतर लिखवाए गए हैं, मगर बहुत सारे अंतर हैं जो कि आप खुद समझ सकते हैं, आपको खुद पता होगा। तो ग्रामीण समाज में किसी भी मुख्य व्यवसाय होता है, मतलब ग्रामीण समाज में किसी भी मुख्य व्यवसाय होता है, मतलब हर किसी का एक तो होता ही है व्यवसाय, सबका काम। मगर नगरों में अनेक प्रकार के व्यवसाय किए जा सकते हैं, मतलब कि जाते भी हैं और किए जा सकते हैं। अलग अलग तरह के वर्क किए जा सकते हैं, जो भी अगर जैसे मान लेते हैं एक काम नहीं चल रहा है तो दूसरा काम करने का सक्षम रहता है नगर, ठीक है। मतलब कि शहर में अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं। अब दूसरी जो आती है इसकी अंतर पाए जाते हैं, तो उसमें लिखा है कि गाँव में परिवार का आकार प्रत्ये सत्तात्मक सदस्यों के संबंध घनिष्ठता पाई जाती है। इसके में लिखा हुआ है कि वहाँ पर पिताओं के सदस्यों में संबंध का घनिष्ठता पाई जाती है और घर का मुखिया ज़्यादातर पिता ही होते हैं गांव में, जबकि नगर में समाज में परिवार का आकार छोटा होता है। नगर में परिवार का आकार छोटा होता है, मतलब कि शहर में परिवार छोटा होता है और माता पिता का समाज एवं सत्ता होती है, और इसमें माता पिता समाज के सत्ता होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अंतर पाए जाते हैं। अब दूसरे शब्दों में अगर बात करते हैं कि दीर्घ क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो दीर्घ क्वेश्चन करने के लिए भारतीय समाज का संक्षेप परिचय दीजिए। अब भारतीय समाज क्या है, तो भारतीय समाज के बारे में बात करते हैं, यानी कि सोसाइटी ऑफ इंट्रोडक्शन, इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछा गया है कि इंडियन सोसाइटी इंट्रोडक्शन। तो औपनिवेशिकवाद या औपनिवेशिकी और उसमें एक विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म लिया। औपनिवेशिक शासन पहली बार भारत को एकीकृत किया और पूंजीगत या पूंजीवादी आशिकी तथा परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की शक्तियों और प्रक्रियाओं में भारत का परिचय कराया। मतलब कि दिखाया कि आधुनिकीकरण और शक्ति की प्रक्रियाओं द्वारा भारत में परिचय कराया, उसको इंट्रोडक्शन बताया। एक तरह से जो परिवर्तन किए गए या लाए गए तो उन्हें पलटा नहीं जा सकता। और जैसे पहले था औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत में आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण उपलब्धि की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पहले ही भारत को औपनिवेशिक काल में राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक रूप से क्या पड़ी थी, कीमत चुकानी पड़ी थी। तो औपनिवेशिक काल एक प्रकार का घाव को निशान छोड़ जाती है और भारतीय समाज पर आज भी मौजूद हैं, जो कि उसने पहले घाव दिए हैं तो वो आज भी मौजूद हैं। लेकिन उस युग का एक विरोधाभासी या कि सच मान लेते हैं, विरोधाभासी होता है सच, उपनिवेशवाद ने ही अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अगर राष्ट्रवाद ना होता तो जातिवाद ना होता, मगर राष्ट्रवाद के कारण ही उसने एक असमानताएं प्रकट कर दी, जो कि एक जातिवाद के रूप में देखी जा सकती है, जो कि आज भी समाज में है। तो यही है भारतीय समाज का परिचय, इंडियन सोसाइटी इंट्रोडक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर यूपी बोर्ड में आते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं औपनिवेशिक शासन के। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को किस प्रकार जन्म दिया। अब बात करते हैं इसका उल्टे को कैसे हुआ, क्या हुआ। तो औपनिवेशिक शासन में जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि औपनिवेशिक शासन भारतीय चेतना के निम्न प्रकार से जन्म दिया। आप तो 2 प्रकार तो पहले ही जान चुके हैं, एक राष्ट्रवाद और जातिवाद, मगर यहाँ कुछ विभिन्न प्रकार से लिखा है। तो अब बात करते हैं कि औपनिवेशिक शासन में पहली बार राजनीतिक प्रशासनिक रूप से भारतीय को एक किया गया था। क्या किया गया था? राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से एक किया गया था, है। मगर औपनिवेशिक शासन में पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन और आधुनिक टकराव के कारण मान लेते हैं प्रक्रिया या भारत की परिचय कराया गया। आपने ये चीज़ें पहले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, मगर यद्यपि इस प्रकार से भारत को आर्थिक और राजनीतिक और प्रशासनिक को एक उपलब्धि भारी कीमत चुकाना पड़ा था, उसको प्राप्त हुई थी कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। मगर औपनिवेशिक शासन में शोषण तथा भारतीय समाज की कई प्रकार से भयभीत किया, बहुत ही बुरी तरीके से शासन, जो कि आज भी घाव उस पे है। पहले भी हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं। मगर औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्रवाद को जन्म दिया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा के ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में ही हुआ था। अंग्रेजों ने ही ये चीज़ राष्ट्रवाद फैलाया था। और
इसी वजह से जातिवाद स्थापित हुई और जातिवाद का जन्म हुआ। और तेजी से बढ़ते हुए शोषण और औपनिवेशिक प्रभुत्व के कारण अनुभव में भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों का एकता तथा बल प्रदान किया। इसमें नए वर्ग तथा समुदाय का भी गठन किया गया और शहरी मध्य वर्ग राष्ट्रवाद का प्रभुत्व वाहक था। समझ सकते हैं कि नए वर्ग शामिल हुए, समुदाय नए बने और शहर के माध्यम से राष्ट्रवाद की प्रमुख वाहक था। अब बात करते हैं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है, बताइए। अब ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि हमको लिखना भी बहुत कुछ रहता है इसमें, मगर हम ओनली एक पेज में आपको समझाते हैं, यानी कि 100 वर्ड में समझाते हैं कि भारतीय समाज अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है। तो सामाजिक विज्ञान मतलब समझते ही हैं, सोशल साइंस। तो समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध इस प्रकार है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके कोई भी शून्य से प्रारंभ नहीं हुआ है। मतलब अभी तक वो शून्य से प्रारंभ नहीं हुआ। हर किसी को समाज के बारे में जानकारी है, हर किसी को समाज के बारे में इंट्रोडक्शन पता है, उसको परिचित है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, पुरान काल से ही पता चलता आ रहा है समाज के बारे में, अनंत काल से मान लेते हैं। और अन्य विषयों में विद्यालय, सबसे ज़्यादा तो विद्यालय और घरों तथा अन्य जगहों पर पढ़ाया जाता है ये चीज़ कि समाजशास्त्र क्या है या सामाजिक विज्ञान क्या है, इस तरह से पढ़ाया ही जाता है। सब बच्चे पढ़ भी चुके हैं और बहुत सारे बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीवन के बढ़ते हुए कम से कम यह अभिन्न हिस्सा होता है। इसीलिए समाज के बारे में किसी को जानकारी सर्वत्र और स्फूर्ति व सर्वाधिक या सार्वभौमिक रूप से प्राप्त हो जाती है। मतलब घर से ही बच्चे को समाज के बारे में पता चल जाता है। तो दूसरे विषयों के संबंध में छात्रों से इस प्रकार के पूर्ण ज्ञान अपेक्षित होते हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि हम उस समाज के विषयों में बहुत कुछ जानते हैं जिसमें हम रहते हैं, यानी कि जिसमें हम रहते हैं उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और अंतःक्रिया करते हैं, और जिसमें छात्र की पूरी जानकारी बचपन से ही प्राप्त होती है। यद्यपि उसके जन्म से ही उसको इस चीज़ की जानकारी, इंट्रोडक्शन मालूम होता है, वो परिचित होता है। तो यद्यपि इस प्रकार से पूर्ण जानकारी अथवा समाज के साथ प्रगड़ता और समाज में लाभ में हानि, और लाभ क्या है समाजशास्त्र से, हानि क्या है, इसकी भी पूर्ण जानकारी और अभाव से दूसरे विषयों के संबंधों में भी लाभ अर्थात हानि से परेशान ही नहीं या प्रश्न ही नहीं उठाना पड़ता। मतलब दूसरे शब्दों में इस विषय के संबंध में लाभ या हानि है, इस पर प्रश्न नहीं उठाया जाता। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं।